हेलो एवरीवन, मैं शाइस्ता खान और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस। और हर बार हम आपको मिलवाते हैं कुछ खास लोगों से, और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं किराड़ी डिस्ट्रिक्ट से और 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं बवाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आइए इनका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू हियर सर। धन्यवाद। एक तो आप आवाज इंडिया कम्युनिकेशन बड़ा सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप आज ये जो इंटरव्यू लेने आए हैं, और मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात ज़रा आराम से सुने और इस बात के बारे में जो ये आजकल के हालात हैं इसके बारे में जो आप पूछने आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बिल्कुल। हम आपसे इसी बारे में आज काफी डिस्कशन करने वाले हैं इनफैक्ट, और हमारे साथ एक मेहमान और भी मौजूद हैं, सुरेंद्र कुमार जी के सुपुत्र मिस्टर तनुज कुमार, जो है महासचिव यूथ कांग्रेस कमेटी से। आइए इनका भी स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू हियर सर। थैंक यू सो मच आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशन का, कि मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस आपकी देखी हैं जो काफ़ी आपकी इन्फॉर्मेटिव गई हैं। तो आई वुड होप कि ये वीडियो भी ऐसी बने ताकि लोगों तक जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी ख़त्म हो सके। तो थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। हम शुरू करते हैं सर। आप हमें पहले सर आप बताइए सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्या आपने कांग्रेस में जाने का कब आपने फैसला लिया, और पॉलिटिक्स में आने का ही क्यों आपका रहा है हमेशा से? देखिए, ऐसा है कि हमारा परिवार जो है वो पॉलिटिकल परिवार है। मेरे पिताजी जो है सन 52 में चुनाव लड़े थे, और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो लगातार कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, हरियाणा में काफ़ी सीनियर मिनिस्टर रही हैं। तो उनसे हमने अपने बड़ों से सीखा है। तो हमारा तकरीबन परिवार जो है सारा ही जो है पॉलिटिकल है। रिश्तेदार भी हमारे बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर हैं, तो हम उनके साथ लगे रहते थे, सिस्टर के साथ लगे रहते थे, काम करते थे। तो मैं 84 में जो है यहाँ ब्लॉक का अध्यक्ष बना था। उसके बाद हम काम करते रहे और 15 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी में एमएलए बना, और उसके बाद हमने काफ़ी काम किया है। इसलिए अब मैं लगा रहता था, अब हमारा बेटा जो है इसमें मेरे साथ काम करता है, और ये भी यूथ की टीम में महासचिव है, तो ये भी दिन रात लोगों की सेवा करता है। तो हमारे तो परिवार में ही है ये सब, और सारे भाई काम करते हैं। आपने तो 15 साल लगातार शीला दीक्षित जी के साथ भी काम किया है, तो उस टाइम में और आज के टाइम में क्या फर्क रहा? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मेरे ख्याल दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में सब लोग ये इस बात को कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने जितना काम किया शायद किसी ने किया हो, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। हमने ये हम खुद कहें इस बात को तो अच्छा नहीं लगता। आप पब्लिक में ही पता कर लेना, दूसरी पार्टियों से ही पता कर लेना, वो खुद ही ये कहेंगे कि भी जो काम उस समय हुए वो अब नहीं हो रहे। और शीला दीक्षित जी को एक जुनून था काम करने का। हम कितने विधायक थे, उसने बहुत हमारे को बजट दिया है। कितने काम गिनवाऊँ मैं आपको कि हमने यहाँ पर बड़े बड़े 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाए, यहाँ पार्क बनवाए, गांव-गांव में शमशान नहीं थी वो हमने बनवाए, कब्रिस्तान हमने बनवाए, और तालाब, बहुत बड़े बड़े तालाब बनवाए। पानी नहीं होता था, हरियाणा से हमने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके, वो 30-35 सालों से, पता नहीं कितने सालों से ये नहरें बंद पड़ी थी, वो खेती के लिए पानी नहीं था। हरियाणा से हम पानी लेकर के आते थे, सारी नहरें हमने पक्की करवाई, बहुत काम किया है। और तो और जितने भी मेरे ख्याल खेतों के रास्ते थे जो कच्चे होते थे, उसको सिजरे के रास्ते बोलते हैं, वो भी हमने पक्के करवा दिए। कोई भी आप सिजरे का रास्ता इस क्षेत्र में देखोगे वो भी आपको पक्के मिलेंगे। तो हम तो काम ढूंढ ढूंढ करके करते थे,
कोई चौपाल हमने इतनी बनाई है, किसी जाति की चौपाल नहीं छोड़ रखी। और काम तो हमने उस समय सारा कर दिया। पानी का है, पानी का जो मैं भी डिप्टी चेयरमैन रहा था जल बोर्ड में, तो हमने अपने क्षेत्र में तकरीबन पाइपलाइन हमने डाली। आप यकीन करना 52 किलोमीटर लंबी लाइन मैंने डाली थी। और 52 किलो, और हम कहाँ से पानी लेकर के आए थे? पानी नहीं होता था यहाँ पे गांव में कहीं भी, खारी पानी होता था। और ये झंगोला जो है रेन्यूएबल बनवा करके जमुना में, और वहाँ से पानी लेकर के हम आए थे। और छोटे छोटे हमने क्या नाम है यहाँ वो भी बनवाए, रिजर्वायर आपके कुतुबगढ़ में बनवाया, और एक छोटा सा टैंक रिजर्वायर मैंने वहाँ निज़ामपुर में बनवाया। एक हमने इसमें क्या नाम सुल्तानपुर में बनवाया। सेक्टर 23 का ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़ा था, बहुत सालों से बंद पड़ा था, उसको चालू करवाया। गांव गांव में पानी तो हमने दिया था, पानी भी दिया, बिजली भी दी। अब आप जो ये देख रहे हैं बिजली, पहले ये क्या नाम है खाली वायर थे, तार थे, खाली नंगे तार, और नंगे तारों पर लकड़ी बांध करके उसको रोक के रखा था। भाई कभी एक्सीडेंट होते थे, बहुत तार टूट जाता था, बहुत सारे पशु मर जाते थे। ये सारा जो केबल आप देख रहे हैं गांव देहात में, ये सारी केबल जो है कांग्रेस की देन है। सारे वो नंगे तार हटा करके जो है उसमें केबल लगा दी, और सब ट्रांसफार्मर बदल दिए, सारे ट्रांसफार्मर बदल दिए। और ये जितनी हमारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनी में लाइट थोड़ी थी पहले। आपने पहले देखा होगा कि जो लाइटें थी, वो लाइटें दूर दूर से खम्भे पर अपने लकड़ी के बल्ली गाड़ करके उस पर तार लेकर के आ रहे थे। हजारों तार लटके रहते थे नंगे। अब उसमें सिंगल पॉइंट सिस्टम ला करके कांग्रेस पार्टी ने, और उसको फिर कांग्रेस सरकार ने उसको लागू किया, और उस सिंगल पॉइंट सिस्टम से सबको लाइटें दी, प्राइवेट लोगों को ठेके दे करके, और सब ने अपना काम चालू किया। आज सबकी जो लाइटें हैं सारी कांग्रेस की देन है। जी मैं तनुज जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया कि इतना काम कांग्रेस ने किया है 15 सालों में जब शीला दीक्षित जी थी, तो आपको क्या लगता है कि शीला दीक्षित जी के जाने के बाद जो काम पहले होते थे वो काम अब नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप आज की जनरेशन को भी देख रहे हैं, तो कितना काम होना चाहिए आज की जनरेशन के हिसाब से, और कितना काम अभी नहीं हो रहा है? मैम देखिए, काम तो बहुत होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उसी घर में हुआ जहाँ से काम होते थे, बट क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, अब तो जैसे हम चुनाव हारे हुए हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई काम जो उस टाइम पे हो गया वो कभी हुआ नहीं, ना हो सकता है आगे। एंड व्हेन इट कम्स टू यूथ, कि भाई यूथ क्या काम चाहता है, हमारे यहाँ पे आप अगर देखेंगे, अगर यहाँ की हिस्ट्री भी देखेंगे, तो हमारे गांव देहात है ना, हर स्पोर्ट्स में खिलाड़ी दिए, हर स्पोर्ट्स में, चाहे वो ओलंपिक में गए हो, नेशनल जीत के आए हो, क्रिकेट में हो, आपकी कुश्ती में हो। महाबली सतपाल हमारे यहाँ बवाना गांव के हैं जिन्होंने एशियाड जीता था। जो सुशील पहलवान जिन्होंने यहाँ पे ओलंपिक में जीता है, वो यहाँ बवाना स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। तो पर अब क्या हालात है कि हमारा बवाना स्टेडियम, जो कि वो भी सुरेंद्र कुमार जी ने बनवाया था, सोनिया गांधी जी ने खुद आके उसका उद्घाटन किया था, वहाँ पे हमने खिलाड़ियों के लिए जो मैट होते हैं कुश्ती के लिए, मैट दिए, अलग अलग कोर्ट बनवाए हर स्पोर्ट्स के, ट्रैक हमने बनवाया, स्टेडियम को पूरा ऊपर से कवर करवाया ताकि लोग बैठ सकें। आज उस स्टेडियम के ये हालात हैं कि जो खिड़कियां लगी हुई थी सिक्योरिटी रूम में, वो तक लोग चुरा के ले गए हैं, और उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है कोई। जो ट्रैक जो बन के तैयार है, वो ट्रैक आज हमारे ही गाँव के लोगों के लिए बंद किया हुआ है। तो जिस यूथ को आप चलो स्पोर्ट्स में नहीं दे सकते, मैं कहता हूँ चलो आप पढ़ाई का कर दीजिए। हमने हर स्कूल, हर गांव में एक स्कूल बनवा रखा था। जब से 2013 से कांग्रेस आ गई है, मैं ऑन रिकॉर्ड इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूल या एक चाहे वो प्राइमरी स्कूल में इन्होंने कोई बनाया हो तो ये बताएं। उसके बाद अदिति कॉलेज जो हमारा यहाँ पे है, ये कांग्रेस के टाइम में एक मांग उठी थी कि भाई एक इस कॉलेज को ओढ़नी में शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है। हमारे गांव देहात की जितनी लड़कियां हैं, वो अभी भी गांव देहात में वो हालात है कि लोग नहीं चाहते कि उनकी बेटियां पढ़ने काफ़ी दूर जाएं, वो चाहते हैं आसपास कोई कॉलेज मिल जाए। DU का जो एक कॉलेज है, अदिति कॉलेज, वो हमारे बवाना में था, ये उस टाइम बंद होने की कगार पर था।
तब सुरेंद्र कुमार जी ने इसमें नई बिल्डिंग बनवा के, इसके नए कमरे बनवा के, इसमें वॉशरूम बनवा के, ग्राउंड साफ करवा के इन्हें ये सौंप दिया गया था कि जी अब ये ठीक है, इस बिल्डिंग को यहीं रहने दिया जाए। उस दिन के बाद से वहाँ पे मेरे को लगता है किसी बाथरूम में एक टूटी तक नहीं लगाई गई है। आज भी अगर ये मांग उठती है कि भाई इसको कॉलेज को शिफ्ट कर दिया जाए, तो यहाँ कोई एमएलए या निगम पार्षद या एमपी ऐसा है ही नहीं जो उस चीज़ को मना कर दे। तो अगर आप अपने लड़कों को स्पोर्ट्स नहीं दे सकते हैं या पढ़ाई नहीं दे सकते हैं, आप लड़कियों को पढ़ने के लिए एक जगह नहीं दे सकते हैं जहाँ पर वो सेफ रहें और आके पढ़ाई कर लें अपनी, तो फिर क्या उम्मीद करे कोई भी यूथ इनसे कि सरकार उनके लिए क्या करे। लेकिन इतना काम करने के बाद भी जैसे आप कह रहे हैं कि हमने उस टाइम से लेकर आज तक काम किया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं टिक पा रही है? दिल्ली में कांग्रेस का जन आधार इतना कम क्यों है? सर आप बताइए। आप नहीं, देखिए ऐसा मैं बताऊं कि ऐसी बात नहीं है। ये जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था, लोकपाल के बारे में बड़ा भारी शोर मचा था और इन्होंने सारा यूथ इकट्ठा हो गया, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लोकपाल लेकर के आएंगे, स्वराज लेकर के आएंगे। और एक ऐसी लोगों में एक धारणा आ गई थी और लोगों में के मन में ये बैठा दिया था कि पता नहीं ये सरकार जो आगे जो समय आएगा, ये तो एक राम राज आ जाएगा। और सब लोगों के मन पलट गए और सब ने क्या किया कि उसके साथ जो है केजरीवाल जी उस आंदोलन में थे और केजरीवाल जी ने बड़े बड़े वायदे किए। आप खुद बताओ कि जो इसने वायदे किए थे उस समय, क्या एक भी पूरा हुआ है? कहाँ गया? आदमी पार्टी तो सर 3 बार लगातार, वही मैं बता तो सुनो, पब्लिक को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी इन्होंने वो लोकपाल कहाँ चला गया? जितना भ्रष्टाचार अब इस समय है, मेरे ख्याल कभी भी नहीं था। आप किसी जगह जा करके देख ले ऑफिस में। मगर उस बात को देख करके इन्होंने जो है बड़ा शोर शराबा मचाया और लोगों ने वोट दे दी, कांग्रेस खत्म कर दी और बीजेपी खत्म कर दी। उसके बावजूद कुछ समय बाद फिर चुनाव हुआ, वो जो है कांग्रेस ने इनका साथ दिया, मगर वो बात ज़्यादा टिक नहीं पाई। अब वो जो है दोबारा चुनाव हुआ। तो ये फैसला सही किस हद तक सही रहा कांग्रेस का? क्योंकि नहीं, वो हाईकमान का फैसला था, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी चुनाव कैसे जीते? इलेक्शन से पहले तीर्थ यात्रा, एक विधानसभा में हजारों आदमियों को बोल दिया कि भाई बढ़िया गाड़ियाँ, डीलक्स गाड़ियाँ, बढ़िया होटल में रुकना। जो बुजुर्ग आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला कभी, उसके बच्चों ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं करवाई, उनको सबको गाड़ियां में भर भर करके बढ़िया होटल में रोकना, दिल्ली सरकार का सारा बजट सब उन पर लगा देना। तो वो एक ऐसा बना दिया कि भाई पता नहीं, अच्छा बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसों में जो लेडीज जाएंगी उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। ये हालात तो कर दिए, मगर उसका रिजल्ट अब देखो क्या हो रहा है। सारे सफाई कर्मचारी सड़कों पे हैं, सारे जितना हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टरों को तनख्वाही नहीं मिल रही, सारे टीचर रो रहे हैं हमारे को तनख्वाह नहीं मिल रही। ये जो पैसा है, ये पैसा भी तो जो इन लोगों का ही पैसा है, ये सारा विकास में लगता था। फ्री करने से कोई विकास थोड़ी होगा। और ये तो इसमें मेट्रो में भी कर रहे थे, कहाँ मेट्रो में भी यही हाल हो जाता। मगर ऊपर से ये आदेश जो इन्होंने, बीजेपी ने इनका साथ नहीं दिया। ये जो फ्री कर करके लोगों के मन में एक बात आ गई ऐसा कि ये जो है हमारा बिजली पानी सब कुछ फ्री करेगा, लोगों ने इनको वोट दे दी। अब बताओ वो कहाँ गई तीर्थ यात्रा? अब जो वायदे किए थे अब वो बताओ कहाँ गए? और पहले तो एक छोटी सी गाड़ी लेकर के घूमते थे कि हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, आज बताओ कितना भारी काफिला चलता है पीछे। पहले कह रहे थे ड्रामा कर दिया, भाई मैं तो 1-2 कमरे में रहूँगा। अब कितने एकड़ की कोठी है? अब अरे कह रहे थे भाई हम तनख्वाह नहीं लेंगे, अब सारे तनख्वाह ले रहे हैं। अब आप ये बताइए ना कि ऐसे ऐसे वायदे जो लोगों के मन में बिठा दिए, ये बीजेपी और ये दोनों मिली हुई थी। बीजेपी ने ही अन्ना जी का आंदोलन करवाया था, उसमें कितने लोग ऐसे हैं, एक जो ये वो जो जर्नल साहब थे वो सेंटर में। बीजेपी ने तो आज भी साथ नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी का।
वो तो ये चाहते थे कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। अच्छा हाँ, बीजेपी ये चाहती थी कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। ये जनरल साहब हैं, आज सेंटर में मिनिस्टर थे। ये अकरण बेदी कहाँ है, उपराज्यपाल है, गवर्नर है। कितने इनके जो साथी थे सारे जो है इन्होंने एडजस्ट करे। तो मेरा ये कहना है। और काम की बात मैं कहता हूँ, पहले कभी आपने बवाना देखा था? बवाना में सिंगल रोड होते थे, बसें नहीं थी। ये जितनी भी ग्रीन बसें दिखाई दे रही हैं सारी शीला दीक्षित की देन है। और हमारे यहाँ जो सड़कें हैं ये सारी की सारी कॉरपोरेशन के पास थी। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, किसी देहात में कोई भी दिल्ली सरकार का कोई सड़क नहीं थी। और सारी सड़कें टूटी रहती थी, पत्थर पड़े रहते थे सड़कों पे, और सिंगल सड़क होती थी। बसें डबल डबल भी जो है चलनी बड़ा मुश्किल होती थी। टूट गई थी। हाँ, सारी सड़कें। मैं हाउस में बोलता था तो मेरे को डीटीसी बंद होगी थी यहाँ एक बार चलनी। डीटीसी वालों ने कहा कि सर सड़क बना दोगे तो हम अपनी सड़कें अपनी बसें चला देंगे। हमने हाउस में खड़े होकर के मुख्यमंत्री से मांग करी कि मैडम कुछ करो इसका। तो उन्होंने सर्वे करा कि सारी की सारी कॉरपोरेशन की सड़कें हैं। हमने ये फैसला करवाया, जो कांग्रेस पार्टी ने, बहुत बड़ा फैसला हुआ ये, कि जहाँ शहर खत्म होता था वहाँ सड़कें वहाँ ख़त्म हो जाती थी, आगे सिंगल सड़क शुरू हो जाती थी उसमें गांव में। और हमने ये जितनी 60 फुट से लेकर के 60 फुट से जितनी ऊपर जितनी सड़कें थी ये सारी की सारी पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर करवा करके, और आज ये इतने बड़े बड़े जो रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, फुटपाथ है, डिवाइडर है, नाले हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस की देन है। और हमने 450 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बवाना में बहुत बड़ी मीटिंग करवा के और मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करवाया था इसका। और इतने बड़े बड़े काम, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हमने बनवाया था, ये कांग्रेस पार्टी सरकार ने बनाया था। आज 200 बेड का हॉस्पिटल बना। लेकिन ऐसा क्यों है सर कि कांग्रेस का काम नजर ही नहीं आता है? उसके बाद भी फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, एक 100 बेड का ब्लॉक और बनवा दिया, बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाई ये। और ये जो छोटे ये बात करते हैं ना पॉल क्लिनिक की, आप जाकर के देखो, स्टाफ नहीं है ना यहाँ पे। हमारे इसमें स्टाफ है। मैं आईसीयू लेकर के आया था इसमें, वो कई साल से बंद पड़ा है। आप पता कर लो, इंक्वायरी कर लो जा करके। और जच्चा बच्चा के अंदर लेकर के आया था, वो बंद है, कोई ऑपरेशन नहीं होता। यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ज़्यादा कोई पेशेंट है, बीमार है, तो उसको यहाँ नहीं रोकते, यहाँ कोई एडमिट नहीं करता, सीधा रेफर करते हैं अंबेडकर हॉस्पिटल जाइए। क्यों? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप इसको क्यों नहीं चलाते? जैसे कांग्रेस के टाइम में भी तो चलता था, ये सारा हरियाणा तक के लोग आते थे इसमें। तो ये काम जो जितना भी हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप केजरीवाल साहब से या किसी एमएलए से ये पूछो कि भी आपने पूरी दिल्ली में कितना हॉस्पिटल बनाया। आप उनसे ये पूछो कि भी आपने कहाँ कोई कॉलेज बनाया है। आप कोई भी एक चीज़ गिनवा दो कि भी हमने ये बड़ा काम किया है। ये जितना सिग्नेचर ब्रिज है किसने बनाया था? ये फ्लाईओवर, कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर किसने बनाए थे? ये अपने जितने चौक हैं, आश्रम चौक है, मगरबा चौक है, कहीं चले जाओ, ये सारा तो कांग्रेस की देन है। और ये झूठ बोल करके जो इन्होंने सत्ता हथियाई है, ये झूठ ज़्यादा नहीं चलती। इलेक्शन आता है जब फ्री का नारा लगा देते हैं, यही बीजेपी का हाल है। प्रधानमंत्री जी जो इतनी बड़ी उस पर बैठे हैं, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उस पद का। कहते हैं 15-15 लाख रुपए तुम्हारी जेब में आ जाएंगे, उस लालच में वोट दी लोगों ने। 2500 नौकरियां तुम्हारे को हर साल लगेंगी, सारा नौजवान तबका उनके साथ जुड़ गया। आज क्या हालात है? और जब नौकरी की बात आई मांगने की, तो नौजवानों को जो बेचारे कोई इंजीनियर कर रखे हैं, किसी ने कोई डॉक्टरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिख करके माँ बाप ने तो उसको पढ़ा दिया। ये भाई कह रहे हैं पकोड़े बना लो। अब कह दिया कि नौकरी नहीं है,
2 साल तक तो इसमें इंडिया में कोई सरकारी नौकरी ही नहीं लग सकता। अब जो कंपनियों में नौकरी लग रहे थे उनके 25% जो उनकी तनख्वाहें काट दी। अब क्या हालात हैं। अब तो मैं कहूँ वो तो अच्छी बात नहीं है, आप खुद आपका मन भी मानता होगा और आप भी मानते होगे इस बात को कि जो हालात अब जो है देश के, क्या हालात हैं। सबके रोजगार बंद हो गए, सबके काम धंधे बंद हो गए, लोग भुखमरी के कागार पे हैं और कोई काम धंधा नहीं मिल हो रहा और नौकरियां बंद होगी, सबके मॉल बंद पड़े हैं और सबकी दुकानें बंद पड़ी हैं। अब दुकानदार हमारे यहाँ पड़ोस में 9 दुकानें खाली करके चले गए। हमने पूछा भी क्यों, बोले सर इतनी कमाई नहीं है, हमने किराया नहीं महाराज दिया जाता, काम धंधे नहीं चल रहे लोगों के। तो जो हालात कांग्रेस के टाइम में थे क्या अब वही हालात हैं क्या। सब्जी का बारे में पूछ के देखो, आज मैं पढ़ रहा था वो कह रहे हैं 100 रुपये टमाटर हो गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पा रही है अगर आप कह रहे हैं। नहीं, जनता तो समझ गई ना। अभी पहले क्या था, पहले अगर कोई किसी को झूठ बोल करके और ये कह दे भी मैं फुसला के जनता को हाँ ये कहना चाह नहीं, हमने कभी कांग्रेस ने झूठ बोला कभी बताओ, कभी कोई एक चीज बता दो कि कांग्रेस ने ये कहा हो और उस काम को ना करा हो। इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल दे और प्रधानमंत्री बोल दे, ये तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री अगर कोई उसकी जुबान से कोई शब्द निकलता है तो उस पर हर आदमी सोचता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताओ ना, इतनी बड़ी बड़ी झूठ जो बोल दी लोगों के मन में आ गया। हम कह रहे हैं कि सारा जो हमारा यूथ हमारे से चला गया था, सब मोदी मोदी करते थे, आज क्या हालत है यूथ का, कहाँ चले गए वो बेचारे। हाँ वो हमारा बेटा बताएगा, मैं ये बता रहा हूँ क्या हालात हैं आज। हमारे पास भी आते हैं विधायक जी कुछ करवा दो भाई साहब, हमारे बच्चे को कहीं लगवा दो, और सारे पढ़े लिखे बच्चे अपने घूम रहे हैं। ये जिस स्पीड से जो आए थे ना झूठ बोल करके, आप देखना हालात अगले चुनाव में देख लेना। आपको लगता है कांग्रेस अगले चुनाव में? अरे अभी मध्य प्रदेश में ही देख लेना, ये संघ का सर्वे है, बीजेपी का सर्वे है, वो तो कह रहे हम कुल 3 सीट जीतने जा रहे हैं, बाकी तो सारी कांग्रेस। और कमलनाथ जी दोबारा आ रहे हैं। अभी हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में जो किसान का आंदोलन चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ये सरकार टूटने वाली है। तो जो इन्होंने गलत किया है वो लोग समझ गए इस बात को। अब लोग हर बच्चा एक बात कहने लगा कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार में सब लोग काम करते थे, सबको रोजी रोटी मिली हुई थी, नौकरियां मिल रही थी, कभी ऐसे हालात नहीं हुए, कभी इतना डीजल महंगा नहीं हुआ, कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, कभी ये सब्जियां इतनी महंगी नहीं हुई। और अब क्या हालात है। हम कुछ ना कुछ तो करते थे, हम इतना काम करते थे, सच्चे बता रहा हूं आपको, आप कहीं भी किसी गांव में जाकर के पता कर लो, हर आदमी यही कहता मिलेगा आपको कि भाई कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस में इतना काम होता था, और सब लोग सड़कों पे हैं आज। तो कांग्रेस ने तो काम किया है और ये हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। और हमारे जितने बड़े नेता हैं सब लगे हुए हैं, आने वाले समय में आपको दिखाएंगे हम। अब बिहार में देख लेना क्या हालात होंगे। अब लगे हैं इसमें, और हम तो यही कहते हैं, और आपके माध्यम से जो है ये आप क्या नाम है, आवाज़ इंडिया के माध्यम से ये बात जो है लोगों तक भी जाएगी। और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने हमारा ये इंटरव्यू लिया, और आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप और विधायकों के पास भी जाइए और आज के विधायक के पास भी जाइए और आज उनसे ये पूछिए कि जो कांग्रेस के समय में 4-4 करोड़ बजट मिलता था वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं देते। वो लोगों के भले के लिए तो बजट मिलता था। आप उनसे ये पूछिए कि आपके समय में कितनी पाइपलाइन डली है, आप उनसे ये पूछिए कि आपने कितने ट्रांसफार्मर लगाए, आप उनसे ये पूछिए भी आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए। कोई एक चीज़ तो पूछो, हमारी विधानसभा में पूछ लो। अभी हमारा बेटा बता रहा था ये स्टेडियम हमने बनवाया,
कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सरकार ने बनाया ये, और यहाँ सोनिया जी आई थी, ये हॉस्पिटल हमने बनवाया था। इतने बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े रोड हैं, सब कुछ है। उनसे ये तो पूछो तुम भी गिनवाओ, कोई काम गिनवा दो, हम मान देंगे। तो कांग्रेस तो दोबारा आएगी और खूब अच्छे तगड़े बहुमत से जीत करके आएंगे हम। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बताना चाहें कि क्या सोचती है आज की जनरेशन कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा प्लान्ड एक स्ट्रेटेजी थी। अभी जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था प्रशांत भूषण जी का भी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हाँ हमें आरएसएस से और बीजेपी से फंडिंग थी, जो भी हमने अन्ना का आंदोलन किया था, एंड दे वांटेड कि बीजेपी आ जाए पावर में, कांग्रेस चली जाए। अब उनके साथ एक मतलब बहुत ही भद्दा मजाक हो गया कि जो इन्होंने पार्टी बनाई थी कांग्रेस हराने के लिए, उन्होंने बीजेपी को भी निपटा दिया। एंड मैं इनके 3 चुनाव देखता हूँ शुरू से अब तक के। 2013 में जब इन्होंने भ्रष्टाचार का उठाया तो दे सेड कि भाई हम ही अच्छे हैं, बाकी सब गंदे हैं, ये जीत गए। फिर इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट किया, इन्होंने सीधा कहा कि हमें पूर्ण बहुमत दो, हम तब काम करेंगे, वरना हम काम नहीं कर सकते। 2015 में लोगों ने इन्हें फिर जिता दिया। 5 साल तक इन्होंने बस एक ही बात कही कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, गवर्नर हमें काम नहीं करने देता, कांग्रेस के टाइम पर कोई काम नहीं हुआ था, सबको गालियाँ दी। आखिरी 3 महीने में इन्होंने आके कहा कि भाई सब फ्री है, तुम्हारी बसें फ्री, तुम्हारा पानी फ्री, तुम्हारा बिजली फ्री, और लोग बह गए। और ये लिटरली मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब का जो चुनाव हुआ था, एंड हम जैसे वोट मांगने जाते थे तो हम जब बात करते थे तो कहते थे कि लोगों से जब पूछते थे तो लोग कहते थे कि नहीं भाई सुरेंद्र जी ने बड़े काम किए हैं, सुरेंद्र जी को वोट देंगे, ठीक है। हम कॉलोनी में जैसे जाते थे, जैसे जो क्लस्टर है, झुग्गियाँ हैं जहाँ पे, हम उनसे पूछते थे कि भाई किसको वोट देना है, कि जी केजरीवाल को देना है। क्यों देना है? कि जी ना बिजली का बिल आता, ना पानी का आता, और हम बस में जाते हैं, हमारी वो भी फ्री है। आपको कैंडिडेट पता है कौन है? नहीं जी, कैंडिडेट को नहीं पता। क्या आपको पता है सुरेंद्र जी चुनाव में खड़े हैं? अच्छा सुरेंद्र जी खड़े हैं, फिर उन्हें दे देंगे। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन, देखिए मेरी एक अपनी एक थ्योरी है बहुत पुरानी। अगर कोई भी मुझसे, कोई भी जो बीजेपी के अंधभक्त हैं या इवन आम आदमी पार्टी के हैं, कोई भी मुझसे किसी बात पे एक बहस करता है, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर मुझसे फैक्ट पे बात करनी है और हिस्ट्री पे बात करनी है तो तुम मेरे से बैठ के करो। आज से 10 साल पहले जब ये व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 3 चीज़ें एक नेता में देखते थे, उसके काम करने की नीयत हो, वो वफादार हो, वो यहाँ का रहने वाला हो। जब से व्हाट्सएप आया, आज लोग क्या देखते हैं कि व्हाट्सएप पर बुराई किसकी ज़्यादा हो गई। आप किसी बीजेपी वाले से ये पूछिए कि 7-8 साल से आपके एमपी हैं दिल्ली में, 7 एमपी, आप 7 काम गिनवा दीजिए बड़े वाले, उनका क्या जवाब होगा? सोनिया गांधी को गलत बता देंगे, जवाहरलाल नेहरू को बता देंगे कि भाई दारूबाज था, ये था। महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं उनके बारे तक में बुरा सीधा बोल देते हैं, पर वो आपको ये नहीं बताएगा कि 7 साल में उन्होंने काम क्या किया। तो एक चीज़ ऐसी उनके अंदर बस आ दी गई है कि अगर कोई तुमसे काम की पूछे तुम बुराई कर दो बंदे की, पर ये बुराई चलेगी कितने दिन, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज जो किसान तबका है, जो यूथ था हमारा, जो आरक्षण के टाइम पर भी सब कुछ मोदी मोदी हो रखा था, आज वो पिट गए बेचारे रोडों पर। आज अगर वो वीडियो बना के डालते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें मारा जा रहा है, हमें अपना MSP हमारा ख़त्म कर दिया है, हमें जॉब नहीं मिल रहे, हमें एडमिशन नहीं हो रहा है, हमें यूँ कह के कि भाई तुम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए हो, अगले 5 साल में तुम्हें रिटायर कर देंगे, और उनकी नौकरी उनसे छीनी जा रही है, तो आज कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। अगर वही बंदा उठ के ये कह देगा कि मोदी से अच्छा आदमी नहीं, तो 8 के 8 मीडिया के चैनल वो दिखाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो एक स्टेज आई थी ना इंडिया में US के बाद, हमें जो लगा था कि भाई इन्फॉर्मेशन स्टेज है, ये इसका भंगा होगा, अब वो भंगे वाली बात नहीं रही। 99% ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को दूसरे से लड़ाने में, किसी जाति को दूसरे से लड़ाने में सिर्फ इसमें यूज़ होती है। सिर्फ इसमें आप एक बात देखिए कि अमित शाह, इवन हमारा प्रधानमंत्री स्टेज पर जाके ये कहता है कि तुम कपड़ों से पहचानो आदमी को, इसका क्या मतलब है? अगर वो कपड़ों से पहचानने को कहेगा, सीधे सीधे किसी का धर्म को कहेगा कि तुम धर्म देख के आदमी को पहचानो, उसका साथ दो। अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उसका लड़का दुबई में जाके चाय पी रहा है और जिसके साथ बैठा है वो भी दूसरे धर्म का है, और वही अमित शाह IT संघ को ये कहता है कि दूसरे धर्म से अपने धर्म को लड़ाओ तभी हम चुनाव जीतेंगे। तुम अपने लड़के को क्यों नहीं भेजते? अगर शाहीन बाग से तुम्हें इतनी दिक्कत थी तो अपने लड़के को भेजते हो, मनाता। ये तो दिल्ली में दंगे हुए हैं, इसमें किस बीजेपी लीडर का लड़का या किस ऐसे संघ का लड़का, एक भी लड़के का नाम आया हो तो बताओ।
पेज की चार्जशीट बना दी एक स्टूडेंट पे, जो कहीं दंगों में दिखा भी नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं। पर जो यूथ है ना, आप कब तक इसको यूथ को ये कहते रहोगे कि भाई तेरे को नौकरी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, बाहर जा तू हिंदू मुसलमान कर लड़ने, बाहर जा तू मतलब जाट गुजर कर लड़ने, कब तक लड़ेगा वो? कुछ टाइम बाद तो उसके भी बच्चे बड़े हो गए, कहेंगे कि जी हमारे दादा ने तो आपको पाल दिया था, आपने हमारे लिए क्या किया? तब भी तो आदमी जवाब देगा। और मेरे को लगता है, जो मेरी अपनी एक सोच है कि आप झूठ बेचते जाओ, एक स्टेज जरूर ऐसी आती है जब झूठ सुनने वाला भी ये कहता है कि ये तो काम यही करते हैं, ये तो झूठ ही बोलने पर लगे हुए हैं। एंड कभी तो बंदा उठ के हिस्ट्री पढ़ेगा कि भाई हमारे जो बाप दादा थे, अगर वो ये बात कह देते कि भाई अंग्रेज हमें उठ के खा गए थे, अगर उन्होंने उठ के खा लिया तो हम क्यों मेहनत करें? जो आज के अंधभक्त कहते हैं कि बेरोजगारी तो अभी हुई है, पहले तो सब डीसी थे, अफसर थे। पहले कोई डीसी अफसर नहीं था, पर 60 साल उन्होंने इतनी मेहनत तो करी कि तुम अब बोलने लायक हो। अगर वो भी यही बोल देते कि हम अंग्रेज बेच के खा गए तो तुम कहाँ होते? तुम भी यहीं पर गाँव में कहीं वो चगा रहे होते भैंस गाय। तो ये ठीक है इन्फॉर्मेशन जो है, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई पार्टी आती है वो ये करे कि जो भी हेट स्पीच देगा या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा इस पर, उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी। आप एक साल न्यूज़ चैनल बंद कर दो, व्हाट्सएप फेसबुक बंद कर दो, मैं आपको एक साल में कांग्रेस आती दिखा दूंगा वापस। और आएगी, मुझे पक्का विश्वास आएगी। बाकी जो हाईकमान है, जो हमारे बड़े लीडर हैं, वो उनकी सोच है, जैसे जैसे वो आदेश देंगे तो यूथ कांग्रेस तो है ही वो भी चीज़ मानने को। तो मैं पक्का मान के चलता हूँ कि जैसे ये गलत इन्फॉर्मेशन खत्म होगी, कांग्रेस की वापसी होगी बहुत तगड़े तरीके। आपका कहना है कांग्रेस की वापसी होगी, बहुत जल्द वापसी होगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कौन दावेदार आपको लगता है आगे आने वाले टाइम पे? पापा ही बना। नहीं, देखिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाईकमान का काम है। हमारे को तो जो भी नाम ऊपर से आएगा उसके साथ हम काम करेंगे। ये हाईकमान का काम है कि भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसका नाम आएगा। हमारा तो काम है, जो पार्टी हमें कहती है हम वो काम करते हैं। तो हम ये काम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। बाकी बीजेपी की तरह नहीं है कि भाई ये हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, उससे लड़ा दो। आप कोई भी चैनल खोल के देख लो, मेरे ख्याल उसमें यही डिबेट मिलेगी। मुसलमान हिंदू कौन से झगड़े हो गए हमारे यहाँ कभी आज तक कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। सारे भाई में जितने मुस्लिम भाई हैं मेरे यहाँ बैठे रहते हैं, खूब खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। हमने तो कभी आज तक सोचा नहीं। और ये इनका तो मकसद ये है कि आपस में लड़ाई झगड़े करो। अरे जो काम करना चाहिए था, कोरोना का जो भी महामारी फैल रही है, हजारों किलोमीटर लोग बेचारे पैदल जा रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को गोदी में ले करके, और वो पैदल जा रही है। मर गए कितने लोग, मर गए बेचारे, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, कुछ भूखे मर गए हैं। और ये वो उस बात को तो भूल गए। हजारों आदमी, कितने हजार आदमी आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठे हुए, लाखों आदमी इकट्ठे हो गए, भूखे पड़े हैं बेचारे। वो गाड़ी नहीं, ट्रेन में कोई कुछ नहीं है, वो काम तो भूल गए लोग। जो काम करने का है उसको क्यों नहीं करते? जब 500 आदमी जो है पेशेंट थे, जब तो पूरा देश जो है लॉकडाउन कर दिया। इस टाइम पे कांग्रेस ने क्या क्या काम किए लोगों के लिए? कांग्रेस के लिए हमने जो है लोगों के लिए रसोइयाँ लगवाई। अपने सारे जिले में पता नहीं कितनी जगह रसोई लगवाई। अपने यहाँ घर पे सामान बांटता था मैं। सारे बेचारे झुग्गी झोपड़ी से लोग आ जाते थे, उनको गरीब आदमियों को खाने बंटवाते थे, राशन बंटवाते थे। और जगह जगह मैंने रसोइयाँ लगवा रखी थी अपने सब कांग्रेस की तरफ से। और जितने प्रवासी जाते थे यहाँ टीकरी बॉर्डर जा करके हमने उनको सामान बंटवाया। तो हमने तो इतनी सेवा करी है उस समय, जितना भी हम कर सक। और ये खुद मेरा बेटा जो है कमर पर वो मशीन टांग करके यहाँ गली में सैनिटाइज करवाता था, खुद करता था, और लोगों को सामान बांटते थे। हमने तो हमेशा एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश की है। ये गंदी राजनीति जो है हमारी कांग्रेस नहीं करती। ये तो एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, क्यों भाई, किस लिए? ये तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ आवाज़ इंडिया का कि आप जो हमारे पास आकर के हमारी बात जो सुनी आपने। मगर ये जो दूसरे चैनल वाले जो हैं, अगर ये भी ये काम कर दें
तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार वगैरह सब, जितना ये जो झूठ बोल करके सत्ता हथियार है कि सब खत्म हो जाएगी। ये तो उन चैनलों से पूछो आप, क्या भी तुम्हारे को और कोई काम नहीं है? आज आग लगी हुई है हरियाणा में, जगह जगह जो है लोग धरने पे बैठे हैं। कल संभाल का पानीपत में कितना भारी ट्रैक्टर रैली थी, क्यों नहीं दिखाते टीवी वाले? बस एक ही चीज है, वो मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। क्यों भाई, कहाँ कहीं झगड़े होते देखे हैं? यही बात चला रखी और कुछ नहीं है। जो हालात हैं उसको अगर ये चैनल वाले भी चलाएं, जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं, और ये लोग भी अगर इस सब लोगों के बीच में जा कर के बातें करें, भाई क्या विकास चाहिए आपको, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। आज कितने लोग पेशेंट, कोई घर बचा हुआ है और कह रहे हैं जी हमने टेस्ट बहुत करवा दिए, एक बार हॉस्पिटल में जा कर के देखो आप। और जो भी लीडर बीमार हो जाता है, कितने, ये दो केजरीवाल बीमार हुआ, ये जैन साहब जो है ये बीमार हुए, ये क्यों नहीं गए भाई सरकारी हॉस्पिटलों में? इनको तो चाहिए महंगे महंगे हॉस्पिटल, और गरीब आदमी को उठा करके उसमें डाल देते हैं। यहाँ हमारा हॉस्पिटल है ये, इसमें महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल खाली पड़ा है, यहाँ बनाओ सेंटर, यहाँ करो लोगों की सेवा। जो हमने काम किए थे कम से कम उसका चौकीदाराई कर लो तुम, उसको नहीं संभाल पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो आजकल बीमारी फैली हुई है, इनका इलाज करना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको खाना देना चाहिए। और ये लोगों के काम धंधे बंद हो गए बेचारों के, कि 3-4 महीने अगर किसी रेडी वाले को आप कह दो कि आप अपने घर रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तो कहाँ से ले आएगा वो? किसके द्वार पर रोटी खाएगा? वो बेचारे घर में जो कुछ पैसे थे वो भी उनके खर्च हो गए, कहाँ से कौन उधार देगा उनको? इन लोगों ने अगर समझदारी से लॉकडाउन करते, जहाँ जहाँ बीमारी थी वहाँ करते हैं, और ये हालात बना दिए कि सब कुछ बंद कर दिया। सब दुकानें बंद पड़ी हैं, मॉल बंद पड़े हैं, कारोबार बंद पड़ा। अच्छा भाई चलो एक बात बताओ, एक फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री वाले को तो तुम ये कह रहे हो कि भाई किसी भी की तनख्वाह नहीं रोकनी, और मकान मालिक में जो को कह रहे हो कि भाई किसी से किराया नहीं लेना। मगर एक बात बताओ, भाई दिल्ली सरकार से भी तो ये पूछो कि भाई तुम भी बिजली तो माफ कर दो 2 महीने की, पानी का बिल माफ कर दो 2 महीने का। तुम एक तो इतना बड़ा ऊपर डंडा चला रहे हो कि उनको कह रहे हो कि तुमने तनख्वाह भी देनी है और तुमने जो है इसको किराएदार को भी नहीं भगाना है, फिर तुम क्या मदद कर रहे हो ये बताओ ना। हम तो कर देंगे, और किया भी लोगों ने, बहुत सेवा भी करी, मगर तुमने क्या किया? जो फैक्ट्री नहीं चली, फिक्स चार्ज है, इतना पैसा तो तुमने देना ही देना। खाने ट्यूबवेल पे चार्ज दे रहे हैं, खेतों में कोई काम नहीं हुआ है, खाने एग्रीकल्चर ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, उस पर फिक्स चार्ज है 700 रुपये तो तुमने देने ही देने हैं। क्यों भाई? फसल के टाइम वो बेचारा चलाता है किसान, उस समय के पैसे ले लो। एक सिस्टम ऐसा बना दिया, और ये जो इसको जो है इस पटरी पर चढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मेरे को तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि जो भूखमरी फैल गई ना, लोग कुछ कोरोना से मर रहे हैं, कुछ भूखमरी से मर रहे हैं। ये इतने दुख की बात है, और सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसे टाइम में एक तो तुम थालियां बजवा रहे हो, बोले ये कोरोना के योद्धा हैं, सफाई कर्मचारी हैं, एक तुम उनकी तनख्वाह मार रहे हो। तुमने बढ़ा चढ़ा करके उसके पैसे देने चाहिए। केजरीवाल साहब, जो सेंटर का महकमा है, पुलिस वाले ठीक है, हमारे भाई हैं, करनी चाहिए मदद। अगर वो कोई जवान शहीद हो जाता है, कोई कोरोना की बीमारी में चला जाता है, उसको तो तुम दे रहे हो 1 करोड़। और जो उसकी सरकार चलाते हैं, जो सुबह से लेकर के शाम तक झाड़ू लगाते हैं, जो डॉक्टर जो है दिन रात उन पेशेंटों को ठीक करता है,
इस महामारी के टाइम में, अपने बच्चों के पास भी नहीं जाता, और वो शहीद हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए भी नहीं देते तुम। 38 सफाई कर्मचारी चले गए, 38। जब कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए तो इन्होंने देखा को हो ये तो बड़ा भारी प्रदर्शन कर दिया, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। जब एक आदमी को मदद करी इन्होंने। कांग्रेस इतना काम कर रही है और दूसरी पार्टी इतना काम नहीं कर रही, उसके बावजूद भी जनता नहीं समझ रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता को इतना समय क्यों लग रहा है समझने में? नहीं, अब जनता समझ गई। अब जनता, मैं नहीं कह रहा, आप कहीं भी पता करना, हर आदमी आपको यही कहता मिलेगा कि भाई कांग्रेस बढ़िया थी, अब तो कांग्रेस आनी चाहिए, हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं, काम धंधे सब बंद हैं लोगों के। आप चले जाओ इंडस्ट्री में, जहाँ 50-50 लेबर काम करती थी, कोई 5 आदमियों से काम चला रहे हैं। सारी मार्केट वालों से पूछ लो, सब बैठे हाथ पे हाथ धरे। ये किसने बनाया ये हालात? कांग्रेस के टाइम में तो नहीं थे ये। जब राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं तो उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कब कहा था, कितना समय हो गया जब ये इन्होंने नोटबंदी करी थी, उस समय कहा था मनमोहन सिंह ने, ये जो आज के हालात हैं ये उस समय बताए थे हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर ये इसने काम किया है। कहा था ना, मैं आपको तो पता है इस बात के बारे में, तो अब है ना ये हालात। तो ये जो सिस्टम जो है इनका काम करने का बिल्कुल ठीक नहीं है। सब लोगों ने इनसे दुखी हैं, सब ने इनको नकारा साबित कर दिया। काम धंधे भी सरकार ही काम नहीं कर रही, सरकार फरी फरी कर करके वो जो है सरकार बना ली। अब पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, जनता बिल्कुल भी इन चीजों में काफी समझदार है, वो जरूर इन बातों को समझेगी भी, आगे भी वो जरूर जानती है इनफैक्ट कि किसने काम कितना किया है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तनुज सर, हम आपसे एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी। आपने मास कम्युनिकेशन अपनी एजुकेशन में किया है और आपकी जो रुचि थी वो हमेशा से क्रिकेट में रही है, आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? मेरा देखिए सीरियसली मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। इवन मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे फादर ने भी मेरे को, पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था। मैं बाहर भी कंट्रीज में गया, माइनर काउंटी खेल के आया। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 2013-2014 में, जब 2013 में इलेक्शंस हम आ गए थे, उसके बाद 2014 में जब मोदी जी आए थे, देन मेरे को एक अंदर से लगा था कि यार कितनी ज़्यादा पावर है इस मीडिया की, कि जब सबको पता है कि यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया, ये किया है, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बंदा, उन्होंने मोदी को ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि भैया भगवान का अवतार उतर के आ गया हर न्यूज़ चैनल में। तो मेरे को तब इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को इस चीज़ की पढ़ाई करनी है। ये जो न्यूज़ होता है, मेरे को नहीं पता था मास कॉम क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है। मैं तो बस नेट पे ऐसे ही सर्च मारा था कि कोई कॉलेज आसपास, तो नोएडा फिल्म सिटी में मुझे कॉलेज दिखाई दिया जो मीडिया स्कूल था। तो मैं बस गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया और मैं जैसे ही बाहर निकला उनका मैसेज आ गया कि आपका एडमिशन हो गया, आप आ जाइए। एंड जाके मैंने देखा, बट मैं आपको, जब आप आए थे मैंने तब भी आपको कहा था कि ये आपका आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशन बहुत ही एक सीधे, मतलब बहुत ही कम ऐसे एक पोर्टल्स में से एक है जो एक्चुअली चाहता है कि सच सामने आए। मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो बड़े बड़े, मैं किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में जाके 2 महीने में छोड़ के आ गया। मैं जब उनसे पूछा, कहता कि यार ना तनख्वाह की दिक्कत थी ना छुट्टी वगैरह, दिक्कत थी कि हमारा ज़मीर नहीं मानता था कि हम एक रिपोर्ट बना के लाएं, उसको बंदा एडिटर ये कह दे कि इसको इस तरीके से बनाओ कि किसी तरह जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्हें फेवर करे, कि अगर वो नहीं क्या आए कि किसी बच्ची का रेप हो गया, इससे घिनौनी चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर उसको भी एडिटर ये कहे कि भाई तुम इसको इस तरीके से दिखाओ कि गवर्नमेंट को फेवर करे, तो बंदा एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, तीसरी बार तो उसका खुद का ज़मीर नहीं मानेगा कि मैं क्या करूँ। तो मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने ये कर दिया। एंड बेसिकली जो मुझे यहाँ पॉलिटिक्स में आने का था, हमारे बड़े भाई साहब हैं जग प्रवेश जी, सज्जन कुमार जी बहुत बड़े नेता रहे हैं दिल्ली के, उनके लड़के हैं जग प्रवेश जी। तो पापा का अभी 2017 के आसपास एक उपचुनाव हुआ था हमारे यहाँ से, जो हमारे विधायक थे आम आदमी के, वो बीच में छोड़ के चले गए थे एंड उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करनी थी, तो चुनाव हुआ था।
तो उनका चुनाव भी नहीं था, बट वो यहाँ इस तरीके से घूम रहे थे जैसे उनके फादर का चुनाव। तो उन्होंने मुझे बैठ के एक बात कही थी कि देखो तुम्हारे पिताजी ने और मेरे पिताजी ने लोगों से हम्बंग रह के हाथ जोड़ के एक बहुत बड़ी इज्जत कायम करी अपनी। अगर तुम उसे बढ़ा नहीं सकते, कम से कम उतनी ही कायम रखो जितनी है। तो मैंने उनसे सीखा था कि भाई आप चाहे किसी पोस्ट पर हो, जीतो हारो, जो हो, आप हम्बंग रहो, आप इस तरीके से रहो कि आप लोग अगर जाने तो जाने कि हाँ भी ये बंदा ठीक है। आज से अगर 5-6 साल पहले जो लोग मुझे जानते थे, 50% लोग तो पापा के दोस्त मुझे जानते ही नहीं थे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। 9th-10th में मैं निकल गया था बाहर, यहाँ रहता ही बहुत कम था। एंड उसके बाद जो जानते भी थे वो जानते थे कि सुरेंद्र जी का लड़का है। आज 5-6 साल में मैंने जितनी भी मेहनत करी या जो भी किया, मैं लोगों के बीच में रहा या यूथ कांग्रेस में काम किया, तो पापा 5-6 साल से जिला अध्यक्ष भी हैं। बट मैंने कभी ज़िंदगी में इनसे ये नहीं कहा कि मुझे कोई पद चाहिए, और ना ही इन्होंने मुझे दिया, क्योंकि ये भी यही बात कहते थे। मेरा भी मानना ये था कि अगर आप मेहनत करोगे तो पार्टी खुद देख के दे देगी। अब जो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम देना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया था। वो पहले भी मुझे पद देना चाहते थे, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है। बट वो कहते थे पद मिलने से ये है कि आपके अभी एक आदमी सुनता है, फिर 2 आदमी ज़्यादा सुनेंगे, लोगों के तो काम होने हैं। तब मैंने जाके ये पद लिया था। एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी बस एक बात की है कि अब जो लोग मुझे जानते भी हैं, चाहे मेरे को कोई बड़ा नेता ना जाने, बट जो ऊट पर वर्कर मेरे को जानता है वो मेरे को मेरे नाम से जानता है। मतलब ऑब्वियसली मैं उनका बेटा तो हमेशा रहूँगा, सारी ज़िंदगी उनका नाम रहेगा। बट कोई जानता तो मुझे यूँ जानता, उसे पापा से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा मुझे फ़ोन कर देता है कि भाई ये काम करा दे, ऐसे करा दे। तो क्या आपको लगता है डिसीजन आपका ठीक रहा, क्रिकेट छोड़ के आप पॉलिटिक्स में आ गए? क्रिकेट छोड़ना तो देखिए कभी भी डिसीजन ठीक नहीं हो सकता। वो तो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब डेथ बेड तक मेरे साथ जाएगी। शायद एंड तक मैं सोचूंगा कि नहीं यार क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था। बट ये है कि अगर पॉलिटिक्स में रह के जितना पापा ने लोगों का काम किया, अगर मैं उसका 50% भी कर पाया, 40% भी कर पाया, एंड एक ऐसे आदमी के तौर पर मैं जाना गया अपने एंड में कि भाई इसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं करी, किसी को गलत नहीं बोला या किसी का नुकसान नहीं किया, कम से कम राजनीति में रहा चाहे नहीं रहा, तो वो ठीक है मेरे लिए। आई एम हैप्पी विद दैट, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आपसे एक आखिरी चीज़ मुझे पूछनी है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है हमारी कंट्री में? क्या आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस अब आगे बढ़ के कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, कांग्रेस का भविष्य जो है, कांग्रेस अभी आने वाले समय में ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा इस देश का, और मतलब बहुत बहुमत से जो लोगों का गुस्सा है ना बीजेपी के प्रति, वो इतना भारी गुस्सा है लोगों में कि समय आएगा तो हम मोदी को इसका जवाब देंगे। जब इंदिरा गांधी को हरा दिया था तो मोदी जो हालात जो आज बने हुए हैं, हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। ये कुछ गिने चुने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके अलावा सब लोग दुखी। वो 10-15 आदमियों के बीच में है बस ये सारा सरकार का खेल। कितनी चीज़ें बेच दी, कितनी खुशी होती थी जब ट्रेन चलती थी, उस पर लिखा होता था भारत, इंडिया, और आज क्या लिखा मिलता है? अडानी। अडानी की ट्रेनें चल रही हैं, कितनी बुरी बात है। सब कुछ बेच दिया। आप हवाई अड्डे बेच रहे हो, आप जो है क्या नाम है ट्रेन बेच रहे हो, क्या क्या कर। आप रही सही किसान भी बेच दिए। किसान था एक, कमा करके देता था, उसके ऊपर भी कंपनियां बैठा दी। वो भी जो है कंपनी उससे सामान खरीदेगी, कंपनी रेट तय करेगी, है कहाँ जाएगा ये बेचारा? दिन रात मेहनत करके, और कितनी मेहनत करता है किसान, उसको भी लपेट दिया। कुछ बच क्या गया है इस भारतवर्ष में? कोई छोड़ा है इन्होंने? व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, नौकरी पेशे वाले दुखी, एक ये किसान बच गया था बेचारा, यो भी लपेट दिया। हमने तो देखो, हमारी तो इतनी बड़ी उम्र होगी, हमने तो जिंदगी में पहला ये देखा है कि लोग 1000-1000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, रास्ते में खाना नहीं मिला, दम तोड़ दिया। नो कह रहे किसी न किसी तरह हमारे को अपने हमारे घर भेज दो। और लोग ये भी कह रहे हैं हम वहां मरना पसंद करेंगे, कम से कम अपने घर में तो चले जाकर जान
हम वहाँ तो मर जाएंगे, यहाँ कहाँ क्या करें। नौजवान बेचारे नौजवान जा रहे हैं, औरतें कंधों पर अपने बच्चों को बैठा कर 500 किलोमीटर। किसी से पूछ के देख लो कहाँ का है, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ जी, मैं नेपाल बॉर्डर पर जा रहा हूँ जी। पैदल जाओगे कहाँ, सारी सारी रात पैदल। अब उनके अंदर वो गुस्सा भरा है। अभी बिहार में देख लेना आप क्या होगा, बिहार में देख लेना क्या होगा। ये लोग जो है ये लोग ही बैठाते हैं और ये लोग ही उतार देंगे। तो ये झूठ जो है ना ज्यादा लंबी नहीं चलती। इसी बात से आप आवाज इंडिया के माध्यम से अगर आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहें कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे और कैसे जनता को समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, हम प्लीज चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंने पहले भी आपका धन्यवाद किया है और अब भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आवाज़ इंडिया के माध्यम से जो लोगों तक बात पहुँचेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी तरह अगर दूसरे चैनल वाले भी ये करने लग जाएं तो मेरे ख्याल ये जो लोगों को झूठ बोल करके बरगला करके वोट ले करके जाते हैं तो ये सब बंद हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे इस बात को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ कि इस आवाज़ इंडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप झूठ का साथ ना दें, आप हमेशा उस सरकार का साथ दें जो आपकी सेवा करते हो। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप कहीं भी कोई चीज़ उठा करके देख ले, जब इस देश में सुई नहीं बनती थी और वहाँ से लेकर के और आज तक देख लो, जो भी कुछ उठा करके देखोगे, जहाँ भी पढ़ करके देखोगे वहीं कांग्रेस का नाम मिलेगा। और ये लोग कुछ टाइम के लिए आए थे और ये चले जाएंगे, मगर जहाँ से कांग्रेस ने कहाँ इस देश को लेकर के चले गए थे और ख़त्म कर दिया इस देश को। चारों तरफ भुखमरी है, इसको अगर कोई संभाल सकता है तो इसको कांग्रेस ही संभाल सकती है। मैं आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमारा भला कर सकती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कांग्रेस ने कभी किसी को और किसी जाति धर्म को अलग अलग बांटना नहीं सिखाया। हमारे को तो एक ही बात सिखाई जाती है इस कांग्रेस में कि भाईचारा बना करके रखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं। हम ना तो हमने कभी झगड़े की बात करी और ना हम करेंगे। मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, मिलजुल करके रहना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की मदद करें, कांग्रेस का साथ दें, ताकि कांग्रेस फिर से आपको उसी रास्ते पर उसी जगह लेकर के जाएगी जैसे पहले काम आप लोग करते थे। और ये भुखमरी और ये जो कारोबार ख़त्म हुए हैं, इसको सबको सही लाइन पर कांग्रेस ही ला सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मिस्टर ताहिर सर, आपसे भी हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे। आप भी अगर चाहें तो हमारी आज की जो जनरेशन है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, जैसा कि सर बता रहे थे, या और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, तो उसके बारे में आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ। मैं आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशन के थ्रू बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना भी हमारा यूथ है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसके सपोर्ट करें या उसे सपोर्ट करें। मैं बस ये कहूँगा कि जो व्हाट्सएप ज्ञान आप पढ़ते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे आपके मीम या ट्रोल आते हैं, इन्हें छोड़ के हमारी हिस्ट्री बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है इंडिया की। इवन आप अगर ज़्यादा दूर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आज़ादी के बाद की जो हिस्ट्री है, हमारे देश में क्या क्या बना है, किसने बनाया, जो स्टेट्स बने हैं वो कैसे बने, हर स्टेट ने क्या क्या साइन किया, कहाँ कौन CM आया, किसने क्या काम किया, अगर ये भी अपनी हिस्ट्री में जाके पढ़ लेंगे तो आपका खुद मन बन जाएगा कि आप कांग्रेस को वोट दें। वो आपके मन के ऊपर आपने किसको देनी है। बट इन चीज़ों में जाने के बजाय कि आपको मीडिया क्या दिखाता है, आपके फेसबुक पे क्या आता है, जो व्हाट्सएप पे क्या आता है, खुद एक बार गूगल ही कर लें, जिससे आप पूरा दिन नेट चलाते हैं। अगर उससे आप हिस्ट्री, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, वो पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर पढ़ सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर ये नेट को छोड़ के अगर किताबें पढ़ सकते हैं तो उनसे अच्छा ज्ञान, उनसे अच्छी सच्चाई आपको कहीं नहीं मिल सकती।
तो अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, उसके बाद आपका मन खुद पलट जाएगा कि किसने आपको सच बताया, किसने आपको झूठ बताया, और उसके बाद कांग्रेस की वापसी कोई नहीं रोक सकता अगर हमारा यूथ जो सच है उस चीज़ को जानेगा। बस इतना ही। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी और उनके सुपुत्र मिस्टर तनुज कुमार जी, जिन्होंने आज हमें बताया अपनी हिस्ट्री पूरी अब तक की, अब तक उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या आगे बढ़े और कांग्रेस कहां से शुरू हुआ और कहां जाके वो आगे एक ऊंचाई को छुएगा। और मैं आपके साथ शाइस्ता खान, आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस। धन्यवाद।